एक ठेला लगाने वाली विधवा महिला ने बिहार सरकार के 2500 करोड़ लूट लिए और नीतीश सरकार को भनक तक नहीं लगी। इतना पैसा लूटा गया जिसका हिसाब अब तक सीबीआई के पास भी नहीं है। अपराधी तो छोड़िए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि कुल कितना पैसा इस घोटाले में डकार लिया गया। करीब 14 साल तक वो विधवा महिला पैसों का हेरफेर करती रही, जिसका खुलासा 2017 में हुआ। और जब जांच की गई तो पता चला कि ये कोई छोटा घोटाला नहीं है, बल्कि इतना बड़ा घोटाला है कि इसके जांच के लिए देश के सबसे बड़े जांच एजेंसी को बिना लगाए काम चलेगा नहीं। इस घोटाले को नाम दिया गया सृजन घोटाला, और आज हम आपको इस घोटाले की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप सफ़र बिहार देख रहे हैं। बिहार में कई ऐसे घोटाले हुए हैं जिसका जिक्र जब होता है तो लोग ये सोचते हैं कि ये कब हुआ और क्या बिहार में घोटाला करना इतना आसान है। लेकिन हम आपको इन्हीं घोटालों की कहानियां सुनाएंगे इस बेहद खास सीरीज पर्दाफाश में। और ये सीरीज का पहला एपिसोड है। अवधेश कुमार नाम के एक शख्स थे जो रांची में लाह अनुसंधान केंद्र में बतौर सीनियर साइंटिस्ट तैनात थे। उनकी पत्नी मनोरमा देवी और 6 बच्चे का पूरा परिवार अवधेश की इस नौकरी पर टिकी हुई थी। अचानक 1991 में अवधेश की मृत्यु हो गई। उस वक्त अवधेश का पूरा परिवार रांची में ही था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद मनोरमा देवी के सामने अपने परिवार के पेट पालने की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद वो रांची से अपने पति की यादों को समेटकर बिहार के भागलपुर जिले के सबौर में रहने चली आई। एक कमरा किराए पर लेती हैं और एक ठेला पर कपड़ा बेचने का काम शुरू करती हैं। धीरे धीरे बिजनेस ने रफ्तार पकड़ा और रेडीमेड कपड़े के साथ साथ उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम करना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2 साल में मनोरमा देवी के साथ कई और महिलाएं भी आ गईं। साल 1993 और 94 में मनोरमा देवी ने इन्हीं में से 2 महिलाओं के साथ भागलपुर में ही एक सृजन संस्था की शुरुआत की। एक का नाम था सुनीता और दूसरी का नाम था सरिता। धीरे धीरे इन तीनों ने मिलकर इस संस्था में और महिलाओं को जोड़ने का काम शुरू किया। ये महिलाएं इस संस्था में अपनी बचत के पैसों को डाला करती थी, जिस पर उन्हें ब्याज मिला करता था। जितना पैसा जमा होता था उन पैसों से ज़रूरतमंद महिलाओं को ब्याज पर पैसा दिया जाता था। इस लेन देन में जो कुछ भी मुनाफा होता था वो संस्था के खाते में जमा होता था। धीरे धीरे नेटवर्किंग का जो ये बिजनेस था वो चल पड़ा और 1996 में सृजन नाम की इस संस्था को सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में मान्यता मिल गई और मनोरमा देवी इस संस्था की सचिव बन गई। मान्यता मिलते ही सहकारिता बैंक ने सृजन संस्था के नाम पर 40,000 रुपये का जो लोन था वो पास कर दिया। मनोरमा देवी ने सरकारी मदद मिलते ही भागलपुर में 35 साल की लीज पर 200 रुपये महीना के किराए पर टाइसम भवन को ले लिया और इस लीज की मंजूरी उस वक्त के खुद के डीएम ने दी थी। यहाँ तक सब कुछ सही और साफ था, लेकिन धीरे धीरे सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से भागलपुर जिले का सरकारी पैसा संस्था के कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट में आने लगा, जिससे इस संस्था की मदद से रियल एस्टेट के बिजनेस में वो पैसा लगा करके मुनाफा कमाया जाने लगा। सरकार हर जिले में अपनी योजनाओं को चलाने के लिए उस जिले के सरकारी खाते में अपना पैसा डालती है और ये वही पैसे थे जो सृजन के संस्था में जमा किए गए थे। भागलपुर के 2 सरकारी खातों में सरकार अपना पैसा डलवाती थी। एक खाता था इंडियन ओवरसीज बैंक में और दूसरा खाता था बैंक ऑफ बड़ौदा में। इन सरकारी पैसों का बंदरबांट करने के लिए डीएम ऑफिस से लेकर बैंक के मैनेजर, विभिन्न सरकारी विभाग से अधिकारी तक को मिला लिया गया था। सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। डीएम ऑफिस के कर्मचारी जो थे वो डीएम का फर्जी साइन करते थे और बैंक मैनेजर पैसा ट्रांसफ़र करवाता था और सरकारी विभाग जो था वो ये बताता था कि कब विभाग को पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। विभाग के अलर्ट के बाद जब डीएम पैसों को निकालने वाले होते थे तो पैसों को उससे पहले खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इस बीच एक निजी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से पासबुक अपडेट कर दिया जाता था, जिसका मालिक था वंशीधर झा। और इस तरह से अवैध पैसा निकालने और ज़रूरत पड़ने पर उसे खाते में ट्रांसफ़र कर देने की जो डिटेल थी वो पासबुक में दर्ज नहीं हो पाती थी और यही वो वजह थी जिसके वजह से ये घोटाला 14 वर्षों तक गुमनाम रहा। इस बीच जितने नए अधिकारी आए सबको पैसे पर मैनेज कर लिया गया। सृजन संस्था की ओर से जो ये घोटाला हो रहा था वो पहली बार 2008 में सामने आया। उस वक्त जदयू और बीजेपी की सरकार थी, विपक्ष की भाषा में कहें तो डबल इंजन की सरकार। उस वक्त वित्त मंत्रालय का जिम्मा सुशील कुमार मोदी के पास था। उसी साल प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑडिटर ने ही सबसे पहले आपत्ति जताई थी कि सरकार का पैसा कोऑपरेटिव बैंक में कैसे जमा हो रहा है। इस आपत्ति के बाद कई सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम
विपिन कुमार ने सभी प्रखंड के अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि सृजन के खाते में सरकारी पैसे को न जमा किया जाए और धीरे धीरे यह मामला रिजर्व बैंक तक पहुंच गया और 25 जुलाई 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार सरकार से कहा था कि सृजन कोऑपरेटिव बैंक की जांच करे। रिजर्व बैंक का आदेश है कि अगर कोई भी मामला 30 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी का होगा तो इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। लेकिन उस वक्त अंदाज़ा ये नहीं था कि यह घोटाला 30 करोड़ के लेवल का है। इसलिए भागलपुर के तत्कालीन डीएम प्रेम सिंह मीना ने सृजन घोटाले की जांच के लिए बैंकिंग प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए एक जांच टीम गठित कर दी। लेकिन इस जांच टीम ने उतना कुछ खास अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया और पूरा कार्यक्रम वैसे ही चलता रहा। 4 साल बीत गए और आ गया 2017। संस्था के संस्थापक मनोरमा देवी की मृत्यु इसी साल हो गई और संस्था की जो चाबी थी वो मनोरमा देवी के बेटे और बहू प्रिया के हाथ में चली गई। अब मनोरमा देवी ठहरी माहिर खिलाड़ी, वो समय से पैसों को जमा कर दे रही थी, लेकिन उनके बेटे और बहू से ये गलती हो गई कि उन्होंने पूरा सरकारी पैसा बिना लौटाए गटकने का प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि साल 2017 में तत्कालीन डीएम आदेश तितरमारे ने कुछ सरकारी काम के लिए जमीन अधिग्रहण पर लिया था, जिसका मुआवजा जो था वो जमीन के मालिक को देना था। डीएम साहब ने चेक बनाकर बैंक भिजवाया, लेकिन चेक बाउंस हो गया और कारण था कि सरकारी खाते में पैसे नहीं थे। डीएम साहब का दिमाग अचानक घूम गया, उन्होंने केस दर्ज करवाया और तब जाकर ये मामला 2017 में सामने आता है, जिसके बाद से अब तक कुल 14 से भी अधिक एफआईआर हो चुकी है और 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें रिटायर्ड सब डिविजनल ऑडिटर सतीश चंद्र झा, सृजन महिला विकास सहयोग समिति की प्रबंधक सरिता झा, भागलपुर कलेक्ट्रेट का क्लर्क और डीएम का स्टेनोग्राफर प्रेम कुमार, डीआरडीए का हेड क्लर्क राकेश यादव, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का हेड क्लर्क राकेश झा, इंडियन बैंक का क्लर्क अजय पांडे और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक वंशीधर झा के अलावा 3 और लोग शामिल थे। मामला सामने आने के बाद जब खूब हल्ला हुआ तो सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी गई। इस बीच विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सरकार पर खूब हमला बोला। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन और गिरिराज सिंह का नाम भी इसमें घसीटा गया, क्योंकि इन दोनों की नज़दीकियां मनोरमा देवी से थी। लालू का आरोप था कि सुशील मोदी की मदद से ही इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। लालू ने इस घोटाले में नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन, निशिकांत दुबे और विपिन बिहारी पर भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि नीतीश ने इस घोटाले की जांच से खुद को बचाने के मकसद से ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है। इस मामले में एक बार सुशील कुमार मोदी की बहन रेखा मोदी के घर पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था और कई कागजात जब्त किए गए थे, लेकिन कुछ विशेष निकलकर सामने नहीं आया। कोई भी एजेंसी ये अब तक नहीं बता पाई है कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन अपने हिसाब से राजनेताओं ने जो बातें बताई हैं उसके मुताबिक यह मामला 2500 करोड़ तक का हो सकता है। अभी भी पूरे मामले की जांच सीबीआई के पास है और सीबीआई लगातार इस मामले में केस दर्ज भी कर रही है। इनकम टैक्स विभाग भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही है, लगातार छापेमारी भी कर रही है। पर सवाल वही कि कब तक इस मामले की तह तक सरकार पहुंचेगी और जो लोग इसके पीछे रहे हैं उन्हें क्या सजा दी जाएगी। तो ये पर्दाफाश का पहला एपिसोड था। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सफ़र बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।